हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एनवीएस और केवीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, जो कि हर एक सेट में क्योंकि पता है 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस वीडियो में अपने टोटल 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने क्यों लिख रखा है ये जो टाइटल्स आप देख रहे हैं सिलेक्शन वाली क्लास, क्योंकि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो एक हमें अंदाजा मिल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेक्चर 1 हम ले रहे हैं। आगे आप कमेंट करके बताना मुझे कंटिन्यूअस रखना है क्लास को कि नहीं रखना है। फिलहाल मैं अभी कुछ लेक्चर कंटिन्यूअस डालूंगा, जिससे कि आपको पर्टिकुलर एक हेल्प मिलेगा कि मैथ के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस दोनों के ही सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट वगैरह करके बता देना आपको चैनल वीडियो कैसा लगा। फिर मैं लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके आऊंगा बहुत जल्द। इसके बाद आपको लेक्चर 2 देखने को मिलेगा। चलिए देखो, ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आप पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को। मैंने एक स्लाइड पर 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, आप देखिए आगे ऐसे कंटिन्यूअस टोटल 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ तक। 111 से लेकर 130 तक यहाँ तक क्वेश्चंस हैं। तो आप पूरा वीडियो अगर देखना है तो पूरा वीडियो देख के जाएंगे, अदरवाइज आप पॉज करके खुद सॉल्व कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखना। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगना है, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ये क्वेश्चन पहला पूछा गया है। ये पीआरटी लेवल पर हम कर रहे हैं। तो आप ध्यान देखो, देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं साइड में कि x के 50%, तो x गुणा 50% का मतलब है 50/100, और लिख दिया ये 50/100 इंटू इसका 20%, तो 20/100। ये सब बराबर है किसके? y के 25%, मतलब 25/100 का 50% का दुगना है, मतलब इसके बराबर है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ सभी 100 से 100 कैंसिल, आप इसको नहीं भी कन्वर्ट करते तो परसेंटेज से परसेंटेज सब कैंसिल। 25 से ये 25 कैंसिल, और आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 25 दूनी 50। तो x गुणा 20 बराबर 25 गुणा 2 मतलब 22 गुणा 50। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 से 0 ये भी कैंसिल हो गया। तो x अपॉन बाई अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 5/2 मतलब 5/2 आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो x देख लो आप, ये y से कितने, ये तो अधिक है, तो आंसर पहले कम वाला आप हटा दो। ठीक, ये इनमें 2 में से आंसर है। अब देखो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। किससे? 22 से। 22 मतलब 2, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर में आएगा हर में, और मल्टीप्लाई कर दो आप 100 का, तो ये 2 से भाग दिया 50 से 50 बार, और 50 दिया होते हैं 150। तो ये टोटल x जो है वो y से 50% ज़्यादा आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार। कि लिखा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं AB तथा CD समांतर हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 जीवाएं बना लेते हैं AB और CD। ये आपके सामने वृत्त दिख रखा है, इसमें मैंने एक जीवा बनाया AB और यहाँ बना दिया एक CD। ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई एक सेंटर रहा हुआ है, इसका समांतर है, केंद्र के विपरीत और स्थित है। ठीक है, ये देखो केंद्र रहा बीच में, इनके विपरीत और दोनों जीवाएं स्थित है। इसका नाम दे दो AB, और इस नीचे वाली जीवा का नाम दे दिया हमने C और D। ठीक है, अब कह रहा है कि AB की लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये इसका नाम है 20, इसकी जो लंबाई है 20 है, और जो CD है इसकी जो लेंथ है वो है 48 सेंटीमीटर। कह रहा है जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखो AB से CD के बीच की दूरी जो है वो 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मतलब अब ये नहीं कह सकते कि ये 17 है ये भी 17 है, नहीं। लेकिन ये आपको थ्योरम याद रखना होगा कि जो सेंटर से अगर हम जीवा पर, कॉर्ड पर, ये जीवा जो है कॉर्ड पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, टोटल तो देखो 34 है ये, अगर आप परपेंडिकुलर इस पर खींचेंगे, इस पर जीवा पर केंद्र से लाइन ये होती है 90 डिग्री, तो ये क्या करता है कि जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। अगर ये 20 है तो ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर, आधा आधा। ये टोटल 48 है तो ये हो जाएगी 24, ये भी कितना हो जाएगा 24। ठीक है,
अब देखो ये क्वेश्चन में क्या होता है कि ट्रिपलेट पता होना चाहिए। उसने पूछा है वृत्त का व्यास बताओ क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये अगर आप रेडियस निकाल दो ना यहाँ से यहाँ तक का, ये रेडियस ए से ओ तक का डिस्टेंस, ये ओ है सपोज, ये रेडियस निकल गया तो रेडियस का डबल हो जाएगा व्यास। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो आप इसको x मानो, ये फिर हो जाएगा 34 माइनस एक्स। इससे बढ़िया है, आप देखो ये 24 है, ये कितना होगा ये पता नहीं है। ठीक है, और ये आगे दिया गया है 10। अब देखो टोटल आप दिख रहे हैं 34 है। अगर मैं 7 24 25 ट्रिपलेट लगाता हूँ, ठीक है, लेट अगर ये 7 24 25 ट्रिपलेट हैं तो यहाँ से मुझे 34 में से देखो ये इसमें से 7 घटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका कितना 28। ठीक, इसमें 7 घटाएंगे, 14 में 7 तो ये हो जाएगा 27 आपका, और ये हो जाएगा 7, ये 24, और 90 डिग्री के सामने हो जाएगा ये 25। ठीक है, 7 24 25। लेकिन शायद इससे आंसर ना आए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ट्रिपलेट में ही दिमाग लगाएंगे क्योंकि आंसर उसी ट्रिपलेट से मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो ऊपर वाला 10 है, ये दिया गया है कितना 24, या तो 7 24 25 लगाओ तो ये 25 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 25 कहीं है नहीं है, मतलब 25 का डबल भी नहीं है। अगर आप देखो इसको आधा करते हैं तो व्यास अगर 26 है तो आधी हो जाएगी त्रिज्या 13, व्यास अगर 42 है तो रेडियस हो जाएगी 21। ठीक है, व्यास अगर 39 है तो आधा करेंगे तो डेसिमल में पहुंच जाएगा, और हमें नहीं लगता है डेसिमल में आंसर आएगा इसका, ये हटा दिया, इसका आधा हो जाएगा 26। ठीक, तो मुझे यहाँ एक दिख रहा है कि 5 12 13 शायद फिट हो जाए इसमें, 5 12 13। तो यहाँ अगर देखो ये 10 है, ये ऊपर वाली साइड ये 10 है, इसको अगर मैं 12 मानता हूँ, ठीक, 5 12 13, 5 12, 5 12 और 13 ये ले रखी हमने साइड है। अब देखो 5 का डबल 10 से ऊपर दिया गया है, तो 12 का डबल हो जाएगा ये 24, और 13 का डबल हो जाएगा 26। मतलब ये जो रेडियस होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक ये 26 होना चाहिए। अगर ये 26 है तो ये भी 26 होगा। ठीक है, और यहाँ भी जो होगा ये 12 लिया गया है, ये 10 है तो ये हो गया 24। ठीक, 10 24 26 मतलब डबल कर दिए सीधे सीधे हमने इसके। तो अगर रेडियस 26 है, और यहाँ भी देखो इसको मैच करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली साइड ली है 24 नीचे वाली। अब 24 और ये आप घटाएंगे जब 34 में से ये, तो ये बचेगा 10। ठीक, और ये जो बचेगी सबसे बड़ी साइड 26। हाँ देखो ये भी डबल है, 5 12 और 13, तो 5 का डबल 10, 12 का डबल 24 और 13 का डबल 26, मतलब 5 12 ट्रिपलेट सेट है, और इसके डबल कर दो आप। ठीक, मतलब 10 24 और 26 इस पर सेट है। तो आप देख रहे हैं रेडियस 26 हो गई है, तो डायमीटर रेडियस का डबल, मतलब 26 गुणा 2, तो आंसर हो जाएगा 26 दूनी कितना 52 देखने को मिलेगा आपको इसका आंसर। क्लियर है, तो 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए ट्रेंगल के बेस पर क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए एक बार आप ध्यान से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एबीसी में एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है और एंगल ए 75 डिग्री है। एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो हम पहले ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ट्रायंगल, क्योंकि ये बना है ए बी और सी। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसके बाद। ये कह रहा है कि एंगल ए 75 सी और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। ठीक, यहाँ ले लो आप बीसी साइड और इसको डाल दो एडी, और दे रहा है कि एंगल ए जो है वो 75 डिग्री दिया गया है, एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। अब देखो ये अगर 75 है ये 60 है, तो 7 6 13 135 हुए। 180 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। ठीक है, तो ये बचेगा कितना 45, क्योंकि 7 6 13 ये हुए 135, आप घटाओगे 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए तो 4, ये बचा 45 डिग्री। आगे कह रहा है कि जहां एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, चलो इसको खींच दिया हमने, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा, और डी जो है बीसी पर एक बिंदु है जो कि बीई परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, डी जो है बीसी पर एक बिंदु है, चलो यहीं कहीं बीसी पर डी कोई पॉइंट होगा, ये रहा एडी। ठीक, डी बीसी पर एक बिंदु है और कह रहा है कि बीई परपेंडिकुलर है एसी पर। अच्छा,
बी भी परपेंडिकुलर है ए सी पर, यहां बना दिया बी ई। ठीक, यहाँ ए जो है ए सी पर एक बिंदु है। ओके, AD एंड BE परस्पर H पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AD और BE ये पॉइंट H पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक, H जो होता है वो ऑर्थो सेंटर है। कह रहा है कि CHD की माप बताइए कितना होगा, किसकी, CHD, ये वाला एंगल पूछा है इसने, ये कितना होगा CHD। अब देखो ये अगर 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो देखो 90 90 180, 180 में 60 जोड़ेंगे, 90 प्लस 90 और ये 60, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 9 18, 18 और 6 24, 240 हो जाएगा। और टोटल ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आप इसको अगर नाम दे दो कि ODCE, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो आप देखोगे 360 से माइनस कर देंगे, 360 से इसको माइनस किया तो बचेगा कितना आपका 120। ये वाला एंगल कितना बचेगा 120, और 120 को आधा कर देंगे हम, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ से खींचा गया है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। बस यही उसने पूछा था। CHD, CH जो है और T, इतना एंगल, तो CHD की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अच्छा, दूसरा तरीका आप देख लीजिए यहाँ पर कि जब आप इतना ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये जो है 90 है D पॉइंट पर, C टोटल 60 था, ये एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, कहाँ नहीं गया लेकिन बाइसेक्टर ही है, तो ये हो जाएगा 30। तो 90 और 30, 9 3 12, 120 हुए, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग होता है 180, तो ये कितना बचा 60। आप इस तरीके से भी इसका आंसर 60 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में क्योंकि ट्रायंगल की ही बात की गई है तो हम सेम फिगर में देख लेंगे। देखो, ट्रायंगल ABC में भुजाएं AB और AC को क्रमशः PQ तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इनको एक्सटेंड कर देते हैं भैया, AB और AC को, तो यहाँ पर AB लिख लो और यहाँ AC लिख दिया। AB को और AC को कहाँ तक बढ़ाया गया, इधर कह रहा है कि P और Q तक एक्सटेंड किया गया कहीं तक। ठीक, कह रहा है कि एंगल PBC और QCB के समद्विभाजक, इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, कहाँ, जो O यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल A अगर 56 डिग्री है, एंगल A 56 डिग्री, तो बताइए एंगल BOC की वैल्यू क्या हुई। देखो, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब बाहर से हमने इस वाले एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब इस थ्योरम पर दो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ यहाँ पर। एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनता है, दूसरा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक तो ये होता है कि अगर एंगल B और C यहाँ पर अगर आपको जो बाइसेक्ट करते तो ये वाला पूछ लेता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर ये आपसे ये वाला पूछे, इसका नाम दे दो एक K। अगर ये पूछे तो K एंगल क्या होता है, देखो सिर्फ ये BKC, तो ये होता है हमेशा 90 प्लस एंगल A/2, ये थ्योरम। तो अब यहाँ पर 90 प्लस 56 का आधा करोगे तो मिलेगा 28, और 90 में जब 28 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 118 डिग्री आ जाता है ये वाला एंगल, 118 डिग्री। अब लेकिन पूछा तो उसने ये है BOC, तो BOC निकालने का क्या तरीका है, देखिए एंगल BOC ये इक्वल हो जाएगा किसके ऊपर, 90 डिग्री माइनस A/2, जो एंगल A दिया गया है उसका हाफ कर दीजिए आप। ठीक है, तो 90 में से एंगल A माइनस A का मान दिया गया 56 डिग्री, 56, उसमें 2 का भाग दोगे, 2 का डिवाइड दोगे, तो 90 माइनस 28, तो आंसर बचेगा आपका कितना, 42 डिग्री, नो 82 डिग्री, वो 62 डिग्री, क्योंकि 90 में से 28 घटाएंगे तो 62 डिग्री बचने वाले होंगे। 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 2 जाएंगे 6, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। और इसका पहले वाले का क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये जो थ्योरम है इनको नोट कर लेना अलग से। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से बनता है इन सेंटर, और ये जो है वो ऑर्थो सेंटर की बात करता है। ठीक है, एक्जो सेंटर, एक्चुअली ऑर्थो नहीं, एक्जो सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 115 है कि आयतन दिया गया है एक किसका, घन का। ठीक है, ठोस घन है, इसका आयतन ये दिया गया है, तो आप जानते हो घन का आयतन क्या होता है, AQ।
अगर आपने देखो ये जो 3D वाले फिगर है इनके आपको फॉर्मूले लर्न करना है तो एक मेरी वीडियो डली है इसी चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे क्लास 10th में, उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। तो जितने भी आपको 3D वाले फॉर्मूले देखना हो तो आप कहो तो मैं दोबारा डिवाइस करा देता हूँ एक बार चैनल पर अपने, या फिर आप उधर से जाके वीडियो उसको देख लेना। ठीक, तो ए क्यू की वैल्यू दी गई है 46656। अगर आप ए निकालोगे साइड कितनी होगी इसकी, तो इसका कर दो क्यूब रूट 4 6 6 5 6। अब फैक्टर करने से अच्छा है मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो लास्ट में 6 कब आएगा कि 6×6 = 36, छक्का 216, मतलब जो नंबर का वर्ग घन करोगे लास्ट में उसमें 6 जरूर रहेगा, तो 6 के लास्ट में 6। और लास्ट ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आप लास्ट के 3 डिजिट हटा देंगे क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं, घनमूल। अब ये देखो 46 से कम ऐसी संख्या जो कि पूर्ण घन हो, तो आप कहोगे देखो 4 का घन तो होता है 64, मतलब ज्यादा हो गया इससे। तो 46 से कम जो घन है वो है 27, और 27 किसका घन है 3 का। तो ये जो संख्या थी ऊपर बड़ी वाली, ये एक्चुअली में 36 का घन है, मतलब साइड आ गई है घन की कितनी 36। अब कह रहा है कि इतने आयतन वाले एक घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो एक की साइड है ये 8 में काटा जाता है। ठीक, तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोटे 8 घनों से मिलाकर, छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अब देख लिया, देख लीजिए ध्यान से कि एक घन का आयतन तो होता है कितना ए क्यू, और इसका अगर आप देखेंगे तो L इंटू बी इंटू एच होता है। 8 बराबर में काट रहे हैं हम, तो 8 घन का आयतन ये निकाल देंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं, ये एक्चुअली में काटने वाली बात हो रही है, तो ये सरफेस एरिया की बात करेगा इसमें, पूरा पूरा सरफेस एरिया को लेगा इसमें। तो देखो यहाँ से कैसे करना होगा इसको, कि अगर हम कहें घन का आयतन क्या होता है तो आप कहेंगे 6 AQ। ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, लेकिन टोटल कितने हैं 8 हैं, तो 8 AQ में काट रहा है इसमें, बड़े वाले में है ना, इसको कैपिटल ए मान सकते हैं। तो 6 ए गलत ले लिया मैंने, 6 नहीं सिर्फ AQ होता है, घन का आयतन AQ, और ये किसके बराबर है 36 के। तो आप देखो यहां से ये आ जाएगा ए की पावर ये 3 और 8 AQ। यहां से जब क्यूब रूट लेंगे आप इसका, तो ये बन जाएगा AQ इक्वल टू 8 AQ। और थोड़ा प्रयास करते हैं कि अगर आंसर शॉर्ट में आ जाए ज़्यादा बढ़िया है, कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे मूल घन, तो देखो यही रहा ए। ठीक है, इसकी साइड है कितनी 36। अब साइड अगर 36 है और 8 घन के बराबर आयतन वाले घनों में काट रहा है, तो 8 का भाग ही देना पड़ेगा, इससे कि क्या होगा एक का आयतन निकल आएगा, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं है, इधर एक सेकंड में इसको जरा इरेज कर देता हूँ। इसको लेते हैं अभी यार वेट। ये देखो नीचे वाला क्वेश्चन, इसको पहले कर लेते हैं। 81/16 की पावर -3/4 और 25/9 की पावर -3/4। देखो पहले इनकी पावर को आप प्लस में कर लो, तो कैसे कर लेंगे कि 81/16 है तो 16, या फिर ऐसे ही रहने दो। 81 जो है वो 3 की पावर 4 होता है, और 16 जो है वो 2 की पावर 4 होगा। तो इसको लिख लो 3/2 की पावर 4, मतलब 3/2 की घात 4, और ऊपर है -3/4, 4 से 4 कैंसिल, इनटू इधर देखो 25/9 है, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 9 जो है वो 3 का वर्ग है, तो 5/3 की घात 2 गुणा -3/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो 3/2 की घात -3, यहाँ 5/3 की घात -3, मल्टीप्लाई लगा दो। ये कह रहा है 5/2 का भाग देना है इसमें, तो आप 2 ऊपर कर दीजिए 5 नीचे, तो 2/5 इसकी पूरे की घात -3 चढ़ा दीजिए। अब देखो जो जो बचा है उसको देख लेते हैं। यहाँ है 3 की घात -3, सेपरेट अलग अलग कर लिया। नीचे है 2 की घात -3 इंटू, इधर है 5 की घात -3, और नीचे है 3 की घात -3। ठीक, इधर पे है 2 की घात -3, और नीचे है 5 की घात -3। तो 5 की घात 3 से ये कैंसिल, 2 की घात 3 से ये 3 की घात 3 से 3 की घात 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो आंसर बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, मतलब 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि आयतन इतने वाले एक ठोस घन को 8 बराबर
आयतन वाले घनों में काटा जाता है। तो आयतन इतना है इसका 4656 इक्वल टू 8 AQ में, ऐसे है ये क्वेश्चन, इसमें काटा जाता है, आप समझ लेना ध्यान से। तो जब 8 का इसमें भाग देंगे आप तो 4656 डिवाइड बाई 8, और इसका निकालना है हमें साइड, क्योंकि पहले वाला जो घन है ना ये घन, इसकी आप घन रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो इसकी तो साइड आ जाएगी 36, ये 36 का घन है, ठीक है। और इसकी साइड अगर देख रहे हैं तो आप देखो एक बराबर हो जाएगा इसका घनमूल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ये है 36 का घन, और 8 का घन कितना, घनमूल कितना होता है 2, 2 का भाग देंगे तो इसकी साइड आ जाएगी 18, तो ये आ गया 18, ठीक है। 8 में डिवाइड दिया हमने तो एक की साइड आ जाएगी आपकी कितनी, 18, ये आ गई 18 आपकी साइड, ओके। आगे कह रहा है कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो मैं जरा इसको यहां से इरेज कर लेता हूं, ये वाला पार्ट थोड़ा रखना मित्रों। अब मूल घन की साइड आप देखो 36 दी गई है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया हो जाएगा 6A²। वेट एक सेकेंड, चलिए। तो मूल घन है ये, इसका मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6A² टोटल सरफेस एरिया अपॉन 8 छोटे घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 8 छोटे घन, एक घन की साइड कितनी है 18 है, तो 8 की कितनी होगी 8 इंटू 6 इंटू 18 का स्क्वायर, और ऊपर रहेगा ये 6 इंटू 36 का स्क्वायर, ठीक। नीचे यही संख्या है 8 गुणा 6 गुणा 18 का स्क्वायर। देखो इसको 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 18 दूनी 36 रहेगा, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, नीचे रहेगा 8, तो आंसर आ गया 4 दूनी 8 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल सकते हैं थोड़ा बहुत आप इसमें, वरना ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखो करना कुछ नहीं है कि पहले इसकी साइड निकाली 36, ठीक, उसके बाद देखा कि इसका ही घनमूल जो है वो 8 के घन के बराबर है, आयतन जो है 8 का भाग दिया तो इसकी साइड आ गई 18, बस एक का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, 8 का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, उसका अनुपात निकालना है यहीं पर। ए का मान 36 दिए गया है, दीजिए आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये फिर से देखो थ्योरम पर आ गया, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स पता होना चाहिए, उसके बाद ही आंसर आप पाते हैं ना। देखो एबीसीडी कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय नहीं है एक्चुअली में, सिर्फ चतुर्भुज है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल उन्होंने दे रखा है, तो इसको बना लीजिए आप। यहाँ पर ए बी, यहाँ सी और इधर डी। कह रहा है कि एंगल सी 102 डिग्री है, ये है जो 102 डिग्री है 102। एंगल डी जो है वो 58 डिग्री है 58। कह रहा है कि एंगल ए और बी के समद्विभाजक, यहाँ इसके समद्विभाजक जो है वो बिंदु पी पर मिलते हैं, ये रहे एंगल बाइसेक्टर। तो ए पी बी का मान बताओ क्या होगा, तो ये बताना है क्या होगा। तो कुछ नहीं है, देखो जब भी आपसे ये समद्विभाजक पूछा जाए ए पी बी, तो क्या करो एंगल डी और साथ ही साथ एंगल सी दोनों को आपस में जोड़ दो और उसका आधा कर दो, बस ये अपोजिट एंगलों को। तो आप जब देखो 58 में 102 जोड़ेंगे, उसमें फिर 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा ये 160/2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आधा 80। तो एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 108 है कि रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु को 150 अधिक मूल्य पर बेची जाती तो उसे लाभ 14% का लाभ होता। यदि वस्तु को 2650 रुपये में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमें पता होना चाहिए पहले वस्तु का एक्चुअली में क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन है कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। अब अगर 8% लाभ पर बेचेगा तो ये कितने रुपए में बेचेगा 108 में, परसेंट में चल रहा है ये।
अब कह रहा है कि यदि वस्तु 150 अधिक मूल्य पर बेची जाती, मतलब ये क्या है, एसपी, ये है सीपी। तो अगर 108 ना बेचकर हम 150 रुपये ज़्यादा में बेचें इसका, और ये परसेंटेज है ना, तो उसे लाभ जो है, लाभ का 14%, तो लाभ 14% का होता है। मतलब इस 100 पर अब जो लाभ है वो 14% होगा। तो 14% का मतलब क्या होता है कि 100 पर 14 का लाभ, तो 114% में बेच देगा। 8% ज्यादा पर 108, 14 में ज्यादा पर 114, कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया, 8 6 14, 6% का। तो 6% की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 150। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 का भाग दे दो 25, 25 छक्का 150। और 100% की वैल्यू निकालना है, तो मतलब क्योंकि ओरिजिनल सीपी 100% है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2500। अब इसका शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते हो, देखो 8 और 14 का लाभ दे रहा था, इधर भी लाभ इधर भी लाभ, तो 14 में से 8 गए 6, सीधी लिख सकते हैं कि 6% की वैल्यू है 150 और 1% की वैल्यू हो जाएगी 25, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 2500। मतलब वस्तु का सीपी आ गया 2500। इतना सब नहीं करना हो तो 2500 रुपए की वस्तु को उसने 2650 में बेच दिया। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, और भी भाग जा रहा है, 25 एकम 25 जीरो, यहाँ भी 25 एकम 25, एक बचेगा, नहीं जा रहा है बा, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं देंगे हम इससे, इसको हटा दो। डिवाइड नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं देना है। ठीक है, लालू वाला किससे था कि अगर रेल मंत्री नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं देंगे आपको। तो ये हो जाएगा 2650, जीरो से जीरो हटा दिया। अब ये 250 की चीज 265 में जा रही है, आप खुद बताइए, उसे 15 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर, 250 पर, इंटू 100। ठीक, यहां सीधा भाग दे दो, 25 चौको 100 और 15 चौको 60, तो ये आ गया 60, नीचे जीरो है, 10 है, मतलब जीरो से जीरो कैंसिल, तो आंसर आ गया कितना, 6। उससे लाभ का जो है वो 6% प्राप्त, तो लाभ जो है उसको प्रतिशत में 6% का होता है। आई होप आप समझ गए हमके क्वेश्चन को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, यदि q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स और क्यू पी माइनस क्यू के मूल जो है वो समान है। मूल मतलब समान क्या होंगे कि अगर अल्फा है दूसरा भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। ठीक है, दोनों मूल समान है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, ध्यान देना इधर पे, अगर मूल समान है दोनों तो हम क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल पे पूरा वर्क करते हैं कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। तो आपको याद होना चाहिए सी अपॉन ए होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं पूरा वीडियो ला दे दूंगा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो होता है कि एक 2 4 क्वेश्चन इस तरीके से 10 क्वेश्चन करा देंगे, आप बोलना कमेंट में तो मैं कराऊंगा। सी अपॉन ए, तो ये हो गया क्यू माइनस आर, इससे ये कैंसिल, तो आप देखोगे क्यू माइनस आर जो है इधर 1 टाइम गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, बराबर हो जाएगा पी माइनस क्यू के। अब इधर पे Q आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो Q इधर Q गया तो Q और Q 2Q, तो आंसर आ गया 2Q इक्वल टू आर उधर भेज दो पॉजिटिव में P प्लस Q। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर लेकिन आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में अपॉन कॉफिशियंट, सॉरी कॉफिशियंट ऑफ एक्स नेगेटिव में और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि मूलों का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट टर्म मतलब c, और यहाँ होता है कॉफिशियंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब a। ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। इसके लिए फॉर्मूले ये बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया गया आपके सामने कि यदि ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात ये दिया गया है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन बताओ। बहुत सरल सा क्वेश्चन। घनाभ के आपको देखो 3D के क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब तक 2 क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब ये भी आ गया, तो ये इसमें से 2 क्वेश्चन फंसना ही होता है हमेशा। तो घनाभ का आयतन होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, बराबर दिया गया है कितना, ये आयतन 1100। लंबाई देखो 1 है 2 है और 3 है, तो हम यूनिट में चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 2x नहीं लेंगे, 2 गुणा 1, मतलब ये लंबाई है ये चौड़ाई है ये ऊंचाई है, तो 2 एकम 2 यहाँ लिख लिया, 3 दूनी 6, b इंटू एच 6 आ गया, h इंटू एल मतलब 3 एकम 3 3 हो गया, ये आ गया कितना 1100 के
बराबर 6 3 9 10 11, 11 दूनी 22, या फिर ऐसे सीधे लिख लो 6 3 9 10 11, 2 × 11 बराबर 1100। यूनिट में काम चल रहा है तो 11 का इसमें भाग दिया 100 बार, 2 से भाग दिया तो 50 बार। एक यूनिट की वैल्यू मतलब x की वैल्यू आ गई है 50। तो ओरिजिनल में इसकी साइड रही होंगी 50, 50 दूनी 100 और 50 × 3 = 150, ये साइड है एक्चुअली लेंथ विड्थ और हाइट। इसका आयतन पूछ रहा है मतलब सबका मल्टीप्लाई करना है, तो 15×5 = 75। आयतन क्या होता है L × B × H। ठीक है, अब देखो यहाँ एक मिस्टेक करेंगे दोस्तों, क्या एक यूनिट लेने पर यही लफड़ा हमेशा होता है कि यहाँ अगर मैं x लेता तो x × x x² आता है, x × x x², x × x x²। इसका मतलब ये 1² की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी √50, ये होगी √50। ठीक है, और मतलब ओरिजिनल में अगर देखें तो 50 का मतलब होता है 2 × 25, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5√20 आ जाएगी। क्योंकि देखो आंसर नहीं मिलेंगे इससे, तो ये तो साइड नहीं लेंगे हम, साइड लेंगे इसकी कौन कौन सी, 5 × 1 मतलब 5√2, 5 × 2 तो 10√2, और तीसरी साइड हो जाएगी 5 × 3 = 15 मतलब 15√2। बाद में L × B × H आयतन का फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5√2 × 10√2 गुणा फिर लास्ट में 15√2, सबका मल्टीप्लाई किया तो 5 हम 50, 50 का 15 गुणा करेंगे तो 750। ठीक है, 750 आ गया। ऑप्शन में भी 750 दिख रहा है, खुश मत होना। अभी √2 × √2 करोगे तो 2 बचेगा सिर्फ, और लास्ट में एक और √2 है तो उसको भी लिख दिया। तो 750 का डबल होता है 1500, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1500√2। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको आप x मान लो, ज़्यादा बढ़िया है, x 2x और 3x। यूनिट मानने से ये लफड़ा होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत ऐसी खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। दो संख्याओं का लासा और मासा के 340, अच्छा दो संख्याओं का लासा जो है उनके मासा के 340 गुना के बराबर है। ठीक है, तो एलसीएम जो है वो HCF का 340 टाइम्स है। ओके, कह रहा है कि मासा 26 है तो एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, एलसीएम × HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या 442 है, ठीक है, दूसरी संख्या बताना है, और आगे दिया गया है कि लासा उनका मासा 26 है, तो मासा भी लो भैया 26 आ गया, यहाँ 26 नहीं रख सकते क्या, तो 26 × 340, तो ये लासा हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक, ये लासा की वैल्यू आ जाएगी इधर पर, तो लासा की वैल्यू हो गई 26 × 340 इंटू मासा, क्वेश्चन में अलग से भी दिया गया है 26, इसको भी रख लिया, बस इसका इसमें डिवाइड देना है, आंसर कैसे आएगा 26 × 26 × 340 बटे 442। ठीक, तो आप देख रहे हो कि किससे कट रहा है, ये 2 से तो कट ही जाएगा, और ऊपर 0 0 आना ही है। आप यूनिट डिजिट जरा मैच कर लो, सब में देखो अलग अलग दिख रहा है मुझे, 9 6 2 6, ये देखो 6 × 36 यूनिट डिजिट 6, और 6 का गुणा 4 में करो 6 चौको 24, तो यूनिट डिजिट आ गया 4, और 0 तो मिलेगा मिलेगा, नीचे है लास्ट में 2, तो 2 का गुणा मैं किस नंबर से करूं कि लास्ट में 4 आ जाए, 0 तो छोड़ दो चलो। तो आप कहोगे देखो 6 दूनी 12 नहीं है, 9 दूनी 18 ये भी नहीं है, इधर देखो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 तो ये भी नहीं है। एक ही बचा है कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई 520 से करते हैं तो देखो 2 दूनी 4, ये वाला मैच कर रहा है, मतलब 520 आंसर। पूरा डिवाइड देने में इंटरेस्ट ब्रेन में नहीं होना चाहिए, एग्जाम है, कोई आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 123, अब ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया है, देखिए ध्यान से, और फिर ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कह रहा है ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में पूरा करता है। देखो अगर ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम 4 पंचे 20 पचम 25, पूरा एक काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में, और शेष काम को 4/5 काम 20 दिन में, अब शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में करते हैं, मतलब दोनों ए और बी, शेष बचा कितना है 5 में से 4 कर लिया, बचा है 1, किस में से 5 में से, ये कर रहे हैं 3 दिन में, तो बस 5 × 3 = 15, पूरा एक काम करेंगे कितने दिन में 15 दिन में। क्वेश्चन हो गया,
कि ए काम करता है 25 में और ए भी करते हैं 15 में, दोनों का लासा लो 75 75, तो 25 तिया 75, इसकी क्षमता आ गई 3, 15 पंचे 75, इसकी क्षमता आ गई है 5। ये ए बी की 5 है और ए की 3 है, तो सिर्फ बी की कितनी बची 2, क्योंकि ए की 3 है ना। ठीक है, कह रहा है कि बी अकेले प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में पूरा करेगा, तो प्रारंभिक काम है 75, ठीक है, इसके दोगुने को कौन, बी अकेला 2 यूनिट के साथ कितने दिन में कर लेगा बताओ, खुद ही नहीं दिख रहा है क्या, 75 डेज में। ठीक है आंसर। अब ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी। अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु दुगना है, उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। उसकी आयु का दुगना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। ठीक है, आप कहो तो क्रॉस प्रोडक्ट से करा दूं, अदरवाइज मैं सिंपल मेथड समझा देता हूं। 2 वर्ष पहले मान लेते हैं कि ऋतु की आयु है R और उसकी पुत्री की आयु है S, डॉटर। ठीक है, या फिर आप D मान के चलो, पुत्री है तो उसको डॉटर ही ले लो, इसका ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो, तो इसकी डॉटर की आयु है D। अब 2 वर्ष पहले दोनों में 2 2 घटा दो, R-2 और यहाँ पर D-2। ठीक है, तो ऋतु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी, इतना थी 3 गुने के बराबर, मल्टीप्लाई कर लो, R-2 इक्वल टू 3D माइनस 3 दूनी 6, इतना आ गया इक्वेशन। अब कह रहा है कि अब से 2 वर्ष पश्चात, मतलब प्रेजेंट से 2 वर्ष पश्चात, तो R+2 और इधर भी ऋतु के बोर्ड उसकी डॉटर के लिए D+2 की आयु, अब से 2 वर्ष पश्चात इसकी आयु, ऋतु की आयु का दुगना, इसका दुगना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग बताना है, क्या होगा, मतलब R+D की वैल्यू बताना है, उसकी ऋतु और उसकी डॉटर। तो 2 का यहाँ गुणा कर दो जरा, देखो 2R और 2 दूनी 4 बराबर, ये हो जाएगा 5D, 5 दूनी 10। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लो यहाँ पर 2R को, तो यहाँ लिख देंगे 2R + 4 और इक्वल टू यही 5D + 10। नहीं तो लिखना है पूरी, मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ यहाँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसको हटा दो, ये ठीक रहेगा। इधर पे क्या कर लेते हैं, देखो एक और तरीका है कि हम ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो 2R माइनस 2 दूनी 4 और 4 को ले गए उस तरफ, माइनस के 4 उधर जाएंगे तो उस तरफ हो जाएंगे प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 3D - 6 + 4, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ये गड़बड़ थोड़ी हो जाएगी, समझना होगा इसको भी। यहाँ इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों साइड होगा ना 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी किया 2 3 जा 6D और 2 6 जा 12, इतना आ गया है। तो लिख सकते हैं कि 2R, 2 ऋतु बराबर हो जाएंगी किसके, 6 डॉटर, और 12 में से 4 गया -8। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस 2R की जगह पर इतना आ जाएगा डायरेक्ट डॉटर की वैल्यू, तो 6D - 8 + 4 इक्वल 5D जो डॉटर है +10। अब देखो 6D में से 5D घटाएंगे, इस तरफ आएगा ये, तो सिर्फ D बचेगा, 8 में से 4 गया तो -4, इधर कितना है 10, तो डॉटर की उम्र जो आ गई है, -4 उधर जाएगा तो +4, 10 और 4 14, डॉटर आ गई है 14 साल की, इसमें रख दो। 14 में से 2 गए, कितने बचेंगे 12, 12 तिया 36, तो ऋतु -2 इक्वल टू 36, 36 में 2 जोड़ दो तो ऋतु आ गई है कितने साल की, 38 साल की। डॉटर 14 की है, ऋतु 38 की है, जोड़ दो, 8 4 12 की 2, 3 और 1 4 और 1 5, तो दोनों की आयु का योग आ गया 52 वर्ष। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स एनालिसिस में होता है इस तरीके से इक्वेशंस, ये ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन बनते हैं भैया तभी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट भी मेथड होता है, उनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समय चाहिए होता है, तभी आ पाते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, कि एक लंब वृत्तीय, देखो फिर से आ गया, मतलब 3 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसको देखो करा ही देता हूँ आपको फिर, है ना, क्वेश्चंस निकाल कर जितने PYQ होंगे।
एक लंबी वृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 14 का 7 आधा 7। कह रहा है इसका आयतन इतना दिया गया है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन का फॉर्मूला होता है पाई, बेलन है तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब आप देखो पाई यहाँ दिया गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7, मतलब 11 का मल्टीपल 11 से विभाजित, 11 से विभाजित ये भी है, ये भी है, ये भी है भैया, ये भी, मतलब ऑप्शन में जानबूझ के फंसा रहे हैं, कह रहे हैं कि सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा, और क्वेश्चन में दिया गया है 2002। आर की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस है 7 गुणा 7, हाइट निकालना है यहाँ से क्योंकि हाइट की वैल्यू यहाँ चाहिए। तो 2002, 7 से 7 कैंसिल, 7 का जरा इसमें भाग दे दो, वरना आपको पता होना चाहिए कि देखो 22 गुणा 7 गुणा एच, ये अगर आप 2 का भाग देते हैं ये 11 बार, यहाँ दिया 2 से तो 1001, 11 से भाग दे तो 1199, एक बचेगा 11 एकम 11, 7 बचा, लास्ट 7 से भाग दिया 13 सत्ते 91, तो हाइट आ गई है 30। इधर रख दो आप, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आ गई है 7, हाइट है 13 और रेडियस है 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ बचा 44 गुणा, ये इतना मल्टीप्लाई कर लो, 44 गुणा ये 7, 13 + 7 20, तो 44 को गुणा 20 में करेंगे तो 44 × 88, मतलब 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 3D के फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं इस समय। 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आएंगे। कोई राशि ए बी सी डी में इस अनुपात में है, सी का भाग बी के भाग से इतने रुपए अधिक है, तो ए के ए और डी के भागों का योग क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो का, 3, 4, 8 और 6, ये रेशियो दिया गया। कह रहा सी का भाग बी से इतने रुपए अधिक है, ये है ए, ये बी, ये सी और डी, तो सी देखो भैया डी से कितना ज्यादा है, ये 6 है, ये 8 है, 2 ज्यादा है, और 2 की यूनिट की वैल्यू दी गई है 2820। कह रहा है ए डी के भागों का योग क्या होगा, ए और डी, ए और डी कितना है टोटल 6, 3, 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो आप देखो 2 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की क्या होगी, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2 0, 9 की चाहिए, 9 का मल्टीप्लाई, तो लास्ट में 9 का गुणा कर दो, ए और डी, ए और डी मतलब 6, 3, 9, ठीक, 2, 8, 2 0 ही है। सी का भाग बी के भाग से, अरे मैं गलत पड़ गया भैया, गलत पड़ गया। सी का भाग डी के भाग से, इधर देखो तुम, ये है सी और ये है बी, तो सी का भाग बी के भाग से कितना ज्यादा है, 4, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू दी गई है, 2, 8, 2 0 भैया, 4 से भाग दो, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये 1 यूनिट की वैल्यू। तुम्हें चाहिए ए डी का योग, मतलब 3 और 6 का योग में 9, तो 9 का मल्टीप्लाई दोनों साइड, 9 पंचे 45, 9 7 63, आंसर 63 45, वही मैं कह रहा हूँ आंसर नहीं आ रहा है, सरल सा है ये तो। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु है, 5वां क्वेश्चन, मैं इस समय चौथा क्वेश्चन देख रहा हूँ 3D से, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, इसका अनुपात कह रहा है 2/3 है। तो देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, और एच अपॉन एच प्लस आर की वैल्यू दी गई है 2/3। एच अगर 2 है, एच अगर 2 है तो रेडियस कितना बचा, 1। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या अनुपात है, तो त्रिज्या आप देख रहे हो 1, ऊंचाई कितनी है 2, तो आंसर आ गया 1 और 2, ऑप्शन 1, ये मत लगा देना गलती से, पहला आंसर। अगला है कि गुणनखंड दिए गए हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है कौन सा, एक्स क्यूब इतना इतना इतना, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो या तो ये देख लो कि इसमें किसका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है तो फिर इसको सॉल्व भी करना होगा, कोई इलाज नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है,
इतना दे रखा है। तो आप ध्यान से देखो, क्या इनको हम ब्रेक कर सकते हैं 3x² को किसी फॉर्म में? तो इसको आप लिख सकते हो भाई कितना, x³ माइनस, इसको लिख सकते हैं हम कितना, x² माइनस 2x², इतना तो लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हो, 2x, ठीक है, प्लस x माइनस 2, इतना कर सकते हैं इसमें। तो इससे होगा क्या कि इन दोनों में से कुछ कॉमन, इससे काम नहीं बनेगा दोस्तों। इससे बढ़िया मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो अच्छा सा, इसे हम हटा ही देते हैं। ये रहा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में से है कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। क्या करोगे आप, इसमें x बराबर 1 रख के देख लो। जैसे आपने 1 रखा तो 1, 0 रखने से तो नहीं होगा, 1 ही रखना पड़ेगा। जी 1 रखा आपने, 1, ये 1 की पावर 3, 1, 1 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 3, इधर 3 इंटू 1 तो 3, और माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल, -2 में से 1 घटाएंगे तब भी -1 आ रहा है, मतलब 1 पे काम नहीं बनेगा। अब रखो आप -1, तो -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और -2, तो इधर आ जाएगा -1 का क्यूब मतलब माइनस, इधर 1 का स्क्वायर 1 तो 3, माइनस इधर हो जाएगा -3 और इधर -2। इस पे भी काम नहीं बन रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि ये देखो सब नेगेटिव नेगेटिव में हो रहे हैं, तो इधर से भी नहीं। अब 2 रख के देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन में से है, सॉल्व करना होगा इसी तरीके से। क्लास 9th में दिया गया, आप चैप्टर 2 पढ़ोगे पॉलिनोमियल्स, उधर पे 2 रख के देखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, सीधा देखो तो इधर 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12, इधर 2 तिया 6 और लास्ट में 2 दिया गया है। तो 12 में से 6 जाएंगे तो -6, इधर 8 में से 2 घटाएंगे तो +6, 6 में से 6 गए 0, मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर ये पूरा फैक्टर क्या हो गया है, 0 बन गया है। तो आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 जो है वो इस इक्वेशन का एक क्या हो जाएगा, फैक्टर। अब x माइनस 2 से इसमें डिवाइड देना होगा, डिवाइड आता होगा तभी करेंगे, ठीक है, वरना इसका तोड़ भी फिर देखेंगे कोई ना कोई। तो x माइनस 2 से इसमें डिवाइड देंगे इस तरीके से, ये डिवीजन मेथड है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। देखो किस तरीके से, x में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो x² से, x² इंटू x³ x² इंटू -2 2x², ठीक है, साइन चेंज, इसको हटाया, 3 माइनस 2 तो -x², उसके बाद 3x माइनस 2। अब मुझे चाहिए माइनस का x², तो इसमें आगे माइनस इंटू एक्स, तो -x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस का x² माइनस x इंटू -2 तो प्लस का 2x। हर कोई इसका वाल को लगाता भी नहीं है, एग्जाम में लेकिन आएगा, क्या करना है, लगाना तो पड़ेगा। 3 में से 2 का 1, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और लास्ट में भी आ जाएगा 1, तो यहाँ भी x माइनस 2। थोड़ा स्पीड में कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ की नॉलेज है तो आंसर देखो, x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर मिल जाए। लेकिन ये ट्राई करना पड़ता है, वैल्यू कौन कौन सी ट्राई करोगे आप, 0 1 फिर -1 फिर 2 और -2। मैंने चेक किया, देखो 1 -1 2 -2 करना ही नहीं पड़ा, इसमें ही पता चल गया, ठीक है। और चलते हैं अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है। तो देखो, माना कि कोण है हमारा x, इसका संपूरक कोण होगा 180 माइनस x, ठीक है। कह रहा है कि उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक कोण जो है वो उसके, अच्छा संपूरक कोण, अरे वाह, इस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक उसके इसी के पूरक के 4 गुने के बराबर है, ठीक है भाई। ये जो संपूरक है 180 माइनस एक्स, इसी का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स के 4 गुने के बराबर है, तो x का मान बताओ क्या होगा। इसका संपूरक ये रहा और पूरक ये रहा, 90 में से घटाते हैं हमेशा, तो 180 माइनस एक्स, 4 से गुणा करो, 4 9 36 360 माइनस 4x, 4x को इधर लाओ, प्लस के हो जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3x, और 360 में से 180 घटाओगे उस तरफ तो 180 बचेगा, 3 से भाग दो तो आंसर आ गया 60, ठीक है। इस तरीके से, वरना ऑप्शन में फिर फंस जाओ, ऑप्शन में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपने, 20 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में आपके आते हैं।
भुजा 2a वाले इकाई वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। ठीक, भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है, एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a है, इससे क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है एरिया का। जहां पर त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a²। और कह रहा है कि साइड दी गई है 2a, a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये पूरी दी गई है। ठीक है, अभी ऑप्शन देख के नहीं कर सकते आप। ठीक, वर्ग का विकर्ण दिया गया इतना, तो वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों a√2 और ये विकर्ण है 2a के बराबर, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2a/√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², a का मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a/√2 इंटू 2a/√2। सॉल्व करोगे अब, इधर हो जाएगा √3/4, ये 4a², नीचे भी देखने को मिलेगा 4a² अपॉन √2 इंटू √2, 2 बचेगा। तो 4a² से 4a² कैंसिल, 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा आपका हाँ 4 दूनी 8 ही होगा, नहीं होगा क्योंकि 4a² ऊपर है, ये 4a² नीचे है। ये 4 दूनी 8 मत लगाना, देखो ये भी आंसर दिया गया है भाई, लफड़ा वाला क्वेश्चन हो जाएगा फिर तो आपके लिए, ऐसा मत कर देना। तो देखो अब यहाँ क्या करना होगा कि हम हमेशा बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर अंदर वालों का। तो 2 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, 2√3/4, 2 का 4 में भाग देंगे तो आंसर आएगा कितना, √3/2। ऑप्शन 3 आंसर होगा, 2 मत गलती से कर देना क्योंकि मोस्टली यहीं पर गलती होगी लोगों से। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर हमने टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों अपने इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे मिलेंगे इसी दूसरे सेट में। कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो कमेंट करके जाइए और अपनी राय दे दीजिए कि मुझे नेक्स्ट पार्ट कब लाना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, और अगर आप चैनल से जुड़े हैं हमारे तो वेरी गुड, और नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेना, आपका ही प्रॉफिट है इसमें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, है ना। कमेंट भी ध्यान से कर देना, जिससे कि अब मुझे भी अच्छा लगता है आपके कमेंट से कि चलो आपको कुछ हेल्प मिली है इस वीडियो के द्वारा। ओके, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।